नमस्कार, स्वागत है आप सबका रिजल्ट स्टड के सीरीज में। तो आज के इस सीरीज में हम लोग ये लेक्चर 2 है। तो 3D प्रिंटिंग जो हमारा बेसिक चल रहा था उसी सब्जेक्ट का थोड़ा सा आगे देखेंगे। यूनिट हमारा चल रहा था एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जितना हमने उसमें डील कर लिया हम उससे आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि पहला लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, आपको समझ में आया हो और रिलेटेबल लगा हो। वैसे भी ये सब्जेक्ट इतना हार्ड थोड़ी है, सब्जेक्ट बहुत ही इजी है, ठीक है। इसको बहुत ही हार्ड बनाने की भूल आप ना करें, ठीक है। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। हाँ, नया है आपके लिए, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आपके लिए सारा ही सब्जेक्ट ऑब्वियसली नया होता है। तो ये भी एक नया सब्जेक्ट है, लेकिन इसकी खास बात है कि ये बहुत ही इजी है। इसे आप हमारे तरीके से पढ़िए, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें सेटअप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नोट्स बनाने की वगैरह वगैरह। हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, आप चाहें तो इसे सिर्फ सुन भी लें तो वो इनफ होगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या इसमें जो टर्मिनोलॉजी है उसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आप लिख पाएंगे। इसमें कोई ऐसा मैथमेटिक्स और साइंस वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ठीक है। बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है, तो इसको बेसिक के तरह ही पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही एडवांस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, कल हमने कैम कैड और इसका इंटीग्रेशन देख लिया था। आज जो हमें पढ़ना है वो है कैड पार्ट एंड सरफेस मॉडलिंग। एक्चुअली मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि कल का वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया था। मैं नहीं चाहता कि इतना लंबा वीडियो हो, लेकिन चूंकि बहुत दिन बाद हम इसको बना रहे थे, शूट कर रहे थे, तो समय का ध्यान ही नहीं रहा। और यार, आप लोगों से बतियाने में अगर मशगूल हो जाते हैं तो फिर वैसे भी समय का पता नहीं चलता है। तो ठीक है, आज हम लोग जो देखेंगे वो पार्ट्स मॉडलिंग क्या होता है। देखिए, जब हम किसी बड़े ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की एक बड़ी ही खराब बात है, हम कहेंगे, क्योंकि ये अच्छी बात थोड़ी है किसी के लिए भी। हमारा जो, एक सेकेंड, ठीक है। हमारा जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्या है? टाइम टेकिंग प्रोसेस। आपको पता है कि क्यों इतना ज़्यादा टाइम लगता है? जब आप इसको रियल में, प्रैक्टिकल में प्रिंट करके देखिएगा तो आप हमारी बातों पे यकीन कर पाइएगा। बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। आप किसी छोटे से ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट करना चाहें तो उसमें 3-4 घंटा तो इजीली लग जाता है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दूं तो आप जो ये देख रहे हैं सिंपल सा ये बैच, अगर हमको इसको प्रिंट करना है विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटर्स, दिस विल इजीली टेक 3 to 4 आवर्स, ठीक है। आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, ये सब साइज के ऑब्जेक्ट प्रिंट होने में 3-4 घंटे बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि लेयर बाय लेयर, हर एक लेयर को प्रिंट करना, अगर ऑब्जेक्ट का आपने लेयर डेंसिटी वगैरह और ज़्यादा प्रिसाइज दिया है और बहुत कम दिया है तो टाइम और भी ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। इसी के लिए हम क्या करते हैं, जब हम किसी बड़े ऑब्जेक्ट को, जब हम किसी बिग ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे होते हैं, बिग या लार्ज लिख लीजिए, बिग या लार्ज ऑब्जेक्ट को, लार्ज ऑब्जेक्ट ज़्यादा सही लगता है। जब हम किसी लार्ज ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे होते हैं ना मेरे भाई, तो हम क्या करते हैं, उसे सीधे सीधे प्रिंट ना करके उसे टुकड़ों में प्रिंट करते हैं। आप कहेंगे टुकड़ों में कैसे? जैसे मान के चलिए कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंट करना है, सपोज हमें ये पेन ही प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसके छोटे छोटे टुकड़े प्रिंट कर लेंगे। जैसे एक पार्ट ये प्रिंट कर लिया, फिर ये पार्ट प्रिंट कर लिया, फिर ये पार्ट प्रिंट कर लिया, फिर ये पार्ट प्रिंट कर लिया। इस तरह से हम प्रिंट करेंगे, ठीक। हमें यही प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, एक ये पार्ट प्रिंट कर लिए, एक ये पार्ट प्रिंट कर लिए और फिर इसको असेंबल कर दिए एक साथ, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग 3D प्रिंटिंग में भी कुछ ऐसा ही करते हैं। कैसा करते हैं?
कि हम लोग इसे पार्ट बाई पार्ट प्रिंट करके इसको असेंबल कर देते हैं। मॉडलिंग आपने समझ लिया कि मॉडलिंग क्या होता है। बेसिकली जो हम लोग 2D स्केच बनाते हैं या 2D ड्राइंग बनाते हैं या ड्राफ्टिंग करते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक्सट्रूड करके उसी को हम लोग 3D में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम लोग मॉडलिंग कहते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स का जो 3D मॉडलिंग करते हैं बेसिकली वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमें बड़े ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना कन्वीनियंस हो जाए। अब आप बताइए ना, किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है, मान के चलिए कि ये कोई और भी ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट हो और इसे प्रिंट करने में हमें स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर में या कैम सॉफ्टवेयर में दिखाता है कि 10 घंटे लगेंगे। क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप 10 घंटा इंतजार कर सकते हैं? इससे अच्छा आप क्या करेंगे? और पता है इसकी एक बहुत ही खराब बात है कि आप अगर बीच में इस प्रोसेस को अबॉर्ट नहीं कर सकते। अगर बीच में बंद हो गया तो फिर बहुत ही दिक्कत होता है वहां से स्टार्ट करना। मेरे ख्याल से अभी जब तक जो हम लोग करते आए हैं उसमें हम लोगों को कैंसिल ही करना पड़ता है। तो अगर मान के चलिए कि आपने 10 घंटा लगाया प्रिंट करने में और ये प्रिंट हो गया, ऑलमोस्ट 90% हो गया, 10% बाकी है, और फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है। बहुत सारे प्रिंटर में ये प्रॉब्लम होता था। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, 5 घंटा इसमें 5 घंटा इसमें। अब अगर कैंसिल भी होगा तो मेरा ज्यादा से ज्यादा 5 घंटा जाएगा ना इसको। और हम अगर पार्ट्स में प्रिंट कर सकते हैं तो और छोटे पार्ट्स में प्रिंट करेंगे कि ताकि समय लगे तो बहुत ही कम लगे। तो मेरे कहने का अर्थ आप लोग समझ पा रहे हैं कि बड़े ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना कन्वीनियंस हो जाए, इसीलिए हम लोग करते हैं पार्ट्स मॉडलिंग। क्या करते हैं? पार्ट्स मॉडलिंग। तो पार्ट्स मॉडलिंग क्या है और क्यों करते हैं, मेरे ख्याल से अब समझ गए होंगे आप। तो नोट्स जो आपको मिलेगा, टाइप नोट्स, कल मैंने नहीं दिया था एक्चुअली में, मैं दे दूंगा, जल्दी ही दे दूंगा। ठीक है, तो उसमें हम ये सारी चीजें कंबाइन कर देंगे। उसमें ये सारा चीज बहुत डिटेल में गिवन है। ठीक है, एक्चुअली में मेरे पीसी का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा लो है, तो हम आपको दिखाना भी चाहते हैं ना, तो हम सीन को स्विच नहीं कर पाते हैं ओबीएस में। ठीक है इसी वजह से नहीं दिखा पा रहा है। ठीक है, लेकिन हम आपको जल्द ही अवेलेबल करवा देंगे। तो देखिए, बिगर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए हम लोग करते हैं पार्ट्स मॉडलिंग। ठीक है, तो पार्ट्स मॉडलिंग क्या है आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। देखिए, पार्ट्स मॉडलिंग जो है वो है कि भाई किसी बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में प्रिंट कर लेना और फिर उसको असेंबल कर देना। तो किसी लार्ज ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट्स में ऐसा हमने भी किया था। हमने जो बाइनिंग हैंड बनाया था उसे छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग प्रिंट किए थे और फिर उसको असेंबल किए थे। ऐसा ही करना ही होगा आपको। आप जब प्रोजेक्ट पे काम कीजिएगा या फिर आप जब किसी बड़े ऑब्जेक्ट को प्रिंट कीजिएगा तो बहुत ही इनकन्वीनियंस हो जाता है। ठीक है, अब आइए सरफेस मॉडलिंग। दोनों टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरफेस यानी सतह। ठीक है, जब सॉलिड ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं ना तो सॉलिड ऑब्जेक्ट कैसा होगा ये बेसिकली उसका सरफेस ही डिसाइड करता है। वो ऑब्जेक्ट मतलब वो हम सीधे सीधे कहें तो वो मान के चलिए कि आपका क्यूबॉइड है। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि अब ये क्यूबॉइड है या फिर ये सिलेंडर है, ये क्या डिसाइड करता है? तो बेसिकली ये इसका सरफेस ही तो डिसाइड करता है। क्यूबॉइड है, कोन है या सिलेंडर है, ये सब चीजें इसकी सरफेस से डिसाइड कर रही हैं। आप देख रहे हैं ना, अंदर अंदर में कोई डिफरेंस थोड़ी है। अंदर में तो सारा वैसा ही होगा ना, सरफेस सबका चेंज है। आप देखिए, इसका सरफेस देखिए, इसका सरफेस देखिए, इसका सरफेस देखिए, इसका सरफेस देखिए। ये सारी चीजें हम सीधे शब्दों में कहें तो सरफेस ही डिसाइड करती है। ये क्यूबॉइड है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? इसका सरफेस ही तो डिसाइड कर रहा है। तो हम जब किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं तो उसमें हमें सरफेस मॉडलिंग का ध्यान रखना होता है। तो सरफेस मॉडलिंग क्या है? बेसिकली बहुत ही आसान टर्म है। हमें तो ये भी नहीं पता आपके सिलेबस में क्यों मेंशन है, क्योंकि ये तो सिंपल चीज है। सरफेस, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को बेसिकली हम उसके सरफेस को ही मॉडलिंग करते हैं, उसका सरफेस का ही मॉडलिंग करते हैं। उसके अंदर जाके थोड़ी ना मॉडलिंग करेंगे।
अंदर जाके मॉडलिंग करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। ठीक है, तो सरफेस मॉडलिंग को बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे नहीं। आप सरफेस भी समझते हैं, मॉडलिंग भी समझते हैं, तो सरफेस का मॉडलिंग करना ही सरफेस मॉडलिंग है, और सॉलिड ऑब्जेक्ट में हम सरफेस का ही मॉडलिंग करते हैं। तो आप इन चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, चलिए, सिलेबस में जो नेक्स्ट चीज है मेंशन आपके लिए पढ़ने के लिए, वो क्या है? वो है कैड फाइल फॉर्मेट्स। यानी कैड जो सॉफ्टवेयर है वो कौन कौन सा फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करता है। ठीक है, हम लोग उसको पढ़ते हैं। देखिए देखिए, बहुत सारा फॉर्मेट यहाँ पे हम ऐसे ही लिख दिए हैं, मतलब ऑब्वियसली ये सब करता है, पर ये सब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तीन चार आप अच्छे से याद कर लेंगे, उसको डिटेल में लिख देंगे, जो जो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको मार्क्स वगैरह मिल जाएगा। देखिए, ये जो DWG आपको दिख रहा है, ये ड्राइंग फाइल है। जब हम लोग 2D स्केचिंग करते हैं या फिर ड्राफ्टिंग करते हैं, तो हम जब सेव करते हैं तो .dwg एक्सटेंशन के साथ सेव होता है, जैसे drawing.dwg, ये फाइल सेव हो जाएगा ऑटोकैड वगैरह में बाय डिफॉल्ट। ठीक, इसका मतलब है ड्राइंग एक्सचेंज फॉर्मेट, DRAWING। ड्राइंग लोड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें नोट्स में लिखी हुई है। EXCHANG एक्सचेंज फॉर्मेट। ठीक है, भारी भरकम नाम मत याद कीजिए। देखिए, STL का क्या मतलब है? इसका मतलब है स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर लैंग्वेज या स्टैंडर्ड टेसिलेशन लैंग्वेज। कहीं कहीं आपको स्टीरियोलिथोग्राफी भी मिल जाएगा, तो वो स्टीरियोलिथोग्राफी SLA का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, बेसिकली बहुत सारे वेबसाइट पे मैंने देखा है कि वो थोड़ा सा मिस्टेक करके रखते हैं। इसका होता है स्टीरियोलिथोग्राफी। ठीक है, इसका होता है स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर लैंग्वेज, STANDARD, स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर लैंग्वेज। अब ये क्यों होता है बताएंगे, क्योंकि STL थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ट्रायंगुलर लैंग्वेज, या ट्रायंगुलर के जगह आप टेसिलेशन भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर लैंग्वेज या स्टैंडर्ड टेसिलेशन लैंग्वेज। स्पेलिंग वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम उस पर उतना ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, देखिए, हम STL पे ना थोड़ा जोर देना चाहते हैं कि STL क्या है। ठीक है, आप लोग हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग कंफ्यूज हुए। ये OBJ ऑब्जेक्ट फाइल है, इसी तरह से ये सारा है, ये फ्यूजन 360 में सपोर्ट करता है। फ्यूजन 360 ये ऑब्जेक्ट फाइल है, बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट फाइल ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा ड्राइंग फाइल इम्पोर्टेंट है, ड्राइंग एक्सचेंज फॉर्मेट ध्यान रख लीजिएगा, STL ध्यान रख लीजिएगा, OBJ ध्यान रख दीजिएगा, ये F3D हो सके तो ध्यान रखिएगा, अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तीन चार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा STL है। STL इतना इम्पोर्टेंट है कि मतलब STL को हम लोगों को अलग से पढ़ना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आपको आपका समय लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा STL तो हमको समझाना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट, हम इसी को डुप्लीकेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ चला गया? हम्म, एक मिनट, थोड़ा सा टाइम लगेगा।
चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, थोड़ा सा प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। ठीक है, एसटीएल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज़ स्किप नहीं कीजिए। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको थोड़ा इस पे प्रेशराइज कर रहे हैं। देखिए, एसटीएल फुल फॉर्म मैंने क्या बोला है, इसको आप लिखिए स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर लैंग्वेज। स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर लैंग्वेज, या फिर ट्रायंगुलर को ही आप टेसिलेशन लैंग्वेज लिख सकते हैं। टेसिलेशन लैंग्वेज। ठीक है, देखिए नाम से क्लियर है, एसटीएल को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, मैं एक फोटो नहीं लाया हूँ, कल ले आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फोटो भी दिखा देंगे। देखिए एसटीएल में कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारा बनता है वो बेसिकली ट्राइंगल ट्राइंगल के बहुत सारे ट्राइंगल के कॉम्बिनेशन से बनता है। इस तरह का आपको बहुत सारा ट्राइंगल्स मिलेगा जिसके कॉम्बिनेशन से आपके ऑब्जेक्ट बने रहेंगे। बहुत छोटा छोटा ट्राइंगल, मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ट्राइंगल मिलके किसी भी ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट का निर्माण करता है। तो हमारा 3D प्रिंटिंग जो होता है, बेसिकली हम लोग जो कैड में डिज़ाइन बनाते हैं, जो कैड सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन बनाते हैं ना, उसको हम लोग डॉट एस टी एल एक्सटेंशन के साथ ही सेव करते हैं। जो भी 3D मॉडल हम लोग बनाते हैं, इसका डिज़ाइन बनाते हैं, तो उसको, और एस टी एल पता है ना, एस टी एल 3D फाइल को ही सपोर्ट करता है। तो ये 3D के लिए ही यूज़ होता है, ये 3D के लिए ही यूज़ होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जब हम लोग कैड में 3D मॉडल बनाते हैं तो उसे डॉट एस टी एल के साथ सेव करते हैं। इसी डॉट एस टी एल फाइल को अलग अलग कैम सॉफ्टवेयर में हम लोग डालते हैं। ठीक है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो उस कैम सॉफ्टवेयर में हम लोग देते हैं, और वो कैम सॉफ्टवेयर हमारा जी कोड में कन्वर्ट कर देता है, जेनरिक कोड। जी कोड मैंने बताया था आपको, और यही जी कोड आगे प्रिंटर को गिवन, मतलब दिया जाता है। तो प्रिंटर हमारा इसके आधार पे वहाँ प्रिंट करता है ऑब्जेक्ट को। ठीक, तो एसटीएल का हम एक फोटो ले आएंगे ताकि आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है पढ़ने के लिए, वो तो मान के चलिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हमने कल आपको बता ही दिया था कि भी क्या होता है। उसके बाद एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आपने कल देख लिया था। हम्म, हमने आपको वीडियो भी दिखा दिया था। देखिए ये 3D प्रिंटर है, एफडीएम प्रिंटर। ये वीडियो भी आप देख ही लिए थे कि किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार। देखिए किस तरह से लेयर बाय लेयर प्रिंट करता है। सबसे पहले बॉटम लेयर को प्रिंट करेगा, फिर इसके अपर लेयर को, और वीडियो भी है। देखिए कन्वेंशनल को समझिए। कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग जनरली आप मूर्ति वगैरह बनाते हुए देखे होंगे कि किस तरह से बड़े से ऑब्जेक्ट को, यानी बड़े से स्टोन को, किसी भी बड़े स्टोन को जनरली हम लोग क्या करते हैं, उसमें इस तरह से मतलब खोद खोद के उसका पार्ट्स निकालते हैं। तो इसीलिए इसको सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है, SUBSTRA, सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। क्यों कहते हैं सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग? क्योंकि चीजों को निकाल रहे हैं। ठीक है, एडिटिव में डाल रहे होते हैं लेयर बाय लेयर। इसमें क्या करते हैं, किसी बड़े से स्टोन को हम लोग लिए, और इसमें बेसिकली हैमर के सहायता से, हैमर और चीजल के सहायता से उसमें हम लोग मटेरियल को रिमूव करके हमारा जो डिजायर पार्ट होता है उसको हम लोग प्राप्त करते हैं। कन्वेंशनल मतलब पुराना, ट्रेडिशनल कह सकते हैं, कन्वेंशनल कह सकते हैं, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो कन्वेंशनल जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए पुराना, पुराना। ठीक है, मतलब पुराना मैन्युफैक्चरिंग का जो टेक्निक है, क्योंकि इसमें कोई मशीन वगैरह तो है नहीं, एक चीजल है, सिंपल एक हैमर है, उसके सहायता से ये पर्सन जो है, आर्टिस्ट जो है, इसको बना रहा है। तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सिंपल तो नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज़्यादा स्किल का रिक्वायरमेंट होता है। तो
बेसिकली दोनों में डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस के लिए मैंने टेबल वगैरह भी आपको दे दिया है यहाँ पे। तो बहुत ही सिंपल 6 डिफरेंस है, इसको आप 6 नंबर में लिख सकते हैं, लेकिन एक दो और लिखेंगे तो अच्छा ही होगा। और हम क्या किए हैं कि इसको जो लिखना है ना, इसको ऐसे नहीं लिखना है। आप जो डिफरेंस लिखते हैं उसका उसका थोड़ा तरीका बदलिए। आजकल बोर्ड क्या करता है, आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, आप इंजीनियर हैं तो आपसे बोर्ड कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है, तब आप कहेंगे कि हमको जी फुल नंबर नहीं मिलता है, प्रॉब्लम। आप क्या कीजिए कि हर एक पैरामीटर को भी कंपेयर कीजिए। जैसे मैंने एडिटिव लिख दिया, कन्वेंशनल लिख दिया, ये खाली हम इसीलिए लाए ताकि आपको बता पाए, ठीक है। आप क्या कीजिए कि मान के चलिए यहाँ पे हम कुछ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अभी ये टेढ़ा हो गया तो उस पर प्लीज ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एक एक पैरामीटर को कंपेयर करेंगे। जैसे इसमें टाइम कितना लग रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा, एफिशिएंसी किसकी अच्छी है, एफिशिएंसी कंपेयर कर लेंगे। लॉसेस कंपेयर कर लेंगे, मटेरियल लॉसेस किस में ज़्यादा हो रहा है, मटेरियल का कंपेरिजन कर लेंगे, ठीक है। और पांचवा क्या कंपेयर कर सकते हैं कि भाई कॉस्ट कितना लग रहा है, कॉस्ट, क्योंकि इंजीनियर है हम लोग भाई, इंजीनियर की तरह आप डिफरेंस लिखना सीखिए। ये जब आप बचपन में लिखते थे तो ये चलता था, कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ। लेकिन अब आपको थोड़ा सा तो अपडेट होना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा। तो मार्क्स लाने का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीक्रेट है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये इम्पोर्टेंट सीक्रेट है, ध्यान रखिएगा। तो टाइम को कंपेयर कीजिएगा तो एडिटिव में ज़्यादा टाइम लगता है, तो मोर टाइम लगता है, इसमें टाइम कम लगता है। इस तरह से तीर मत बनाइएगा, एरो मत बनाइएगा प्लीज़। हम इसलिए कि आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपर शब्दों में लिखना होगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप यहाँ पे देख लिए और फिर ऐसा ही करके आ गए, तो ये बहुत ही गलत बात है। एफिशिएंसी किसकी अच्छी है, ऑफ कोर्स एडिटिव में मटेरियल लॉसेस बहुत ही कम होता है, तो लॉसेस कम, एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी। इसकी एफिशिएंसी थोड़ी खराब, मतलब बहुत खराब। लॉसेस किस में ज़्यादा, तो लॉसेस इसमें बिल्कुल कम। एफिशिएंसी ज़्यादा तो लॉसेस कम, एफिशिएंसी कम तो लॉसेस ज़्यादा, ठीक है। मटेरियल, भाई मटेरियल कॉस्ट को कंपेयर कर सकते हैं या फिर मटेरियल को भी कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग, जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे मटेरियल लगते हैं। पीएलए मटेरियल होता है, एबीएस मटेरियल होता है, एक्राइलो ब्यूटानिडीन, स्टीरीन बहुत ही हार्ड हार्ड है। और नेक्स्ट सेमेस्टर मटेरियल के बारे में डिटेल में पढ़ना।